हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया या एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। कैसे वन बाय वन वो हमारे जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस है, उससे कैप्चर कर रहा था। तो स्टार्टिंग विद बंगाल, ठीक है, मैं अपने पहले नोट्स से पढ़ रही हूँ। ये समरी ऑन डिस्प्ले मैंने रखी है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा नोट्स से पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम इसमें आएंगे समरी में। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, फाउंडर ऑफ बंगाल की इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे जब मुगल्स डिक्लाइन करी तो उसके बाद कैसे राइज हुआ ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, है ना। तो उसमें जो बंगाल है, बंगाल के फाउंडर हमें पता होना चाहिए कौन है, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो उस टाइम पे बंगाल जो थी, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया को हम मानते थे ये प्रॉपर बंगाल है। तो ये रिचेस्ट प्रोविंस थी इंडिया की, एंड नियरली 60% ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंसिस्टेड ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल। तो इसलिए ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स की एक तरह से आप समझ लो पूरा ध्यान था, फोकस थी यहाँ पे। अगर ये कर लिया तो काफ़ी प्रॉफिट रहेगा, हम इससे कमा सकते। तो 1765 हमें याद रखना है, 1765 में सिराज उद दौला आ गए, वो नवाब बन गए। और उस टाइम बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस जो थे अपने पोजेशंस के लिए लड़ रहे थे, फाइटिंग फॉर द पोजेशंस इन साउथ एंड इन बंगाल। ठीक है, अब जो उसके बाद हमें जो रेलिवेंट पॉइंट याद रखना है, वैसे बहुत कहानी है बैकग्राउंड हिस्ट्री, बट वो रेलिवेंट नहीं है। हमें सिराज उद दौला से क्या याद रखना है, बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, कैसे इसको ये इतनी फेमस क्यों है, इसे कहा जाता है अ बैटल विच वॉज नेवर फॉट। ऐसे क्यों था, क्योंकि नवाब को बिट्रे कर दिया गया था उसी के वफादार लोगों ने, उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने। ही वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफर एंड लेटर ऑन किल्ड बाय हिज ओन मैन। तो इसलिए इस वॉर की इंपॉर्टेंस है कि कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ ब्रिटिशर्स का, क्योंकि बंगाल नवाब की फोर्सेस और ब्रिटिशर्स ही क्लैश कर रहे थे ना प्लासी में, तो ब्रिटिशर्स का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ और नॉर्मल बैटल ही नहीं थी, एज हार्डली फ्यू पीपल डाइड। ठीक है, तो इससे उसके बाद क्या हुआ, फिर जो मीर जाफर था मेन, उसे नवाब बना दिया गया। अब इसमें से हम पढ़ लेते समरी से। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। तब रॉबर्ट क्लाइव थे ब्रिटिशर्स के तरफ से जो फोर फ्रंट पे थे। हिज विक्ट्री ओवर सिराज उद दौला लेड द टेरिटोरियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो एक तरह से उनका वहाँ पे पैर उन्होंने अपने जमा लिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया और उससे बोला कि तुम कंपनसेट करो ब्रिटिश को अ सम ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ फॉर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट देम। तो वो बेचारा खुद कहाँ से लाता इतने पैसे। एज ही बिकेम इनकम्पिटेंट टू पे द ब्रिटिश, उन्होंने उसे हटा दिया और नया नवाब बना दिया मीर कासिम। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये हमारा अच्छे से हमारा गुलाम बन के रहेगा, जैसे हम इसे कहेंगे वैसा करेगा। बट इट टर्न्ड आउट कि वो थोड़ा उसमें थोड़े वर्चूज ऐसे थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था। एंड ही ऑल्सो फेल टू गिव द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड मनी। तो फिर उसे फिर से रिप्लेस कर दिया मीर जाफर से। ठीक है, तो क्या हुआ, मीर कासिम को गुस्सा आ गया कि ये क्या है, और उसके वो थोड़ा अलग भी था, मतलब थोड़ा उसमें ज़्यादा वो ब्रेव था। तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया, कहता मैं इनके अगेंस्ट लड़ाई करता हूँ बट लोगों को एक्वायर कर लेता हूँ और किंगडम्स भी बीच में मैं अपने साथ मिला लेता हूँ। तो मीर कासिम देन मूव्स टू अवध। हमें याद है अवध भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जो राइज हुआ, उसका आप सोचो कौन थे फाउंडर। ठीक है, मीर कासिम मूव्स टू अवध, टेक्स द हेल्प ऑफ अवध किंग शुजा उद दौला। ठीक है, तो क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुई। यहाँ से पढ़ लेते हैं, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। किन किन के बीच में हुई थी, कंबाइंड आर्मीज थी, नवाब कासिम जो था हमारा उनकी, और अवध के जो किंग थे शुजाउद्दौला उनकी, और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम टू, उन्हें भी इंक्लूड कर दिया गया वर्सेस हमारा ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो हुआ क्या, फिर से ब्रिटिश एम्पायर इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो क्लाइव इसमें फिर थे। क्लाइव्स विक्ट्री ओवर द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, अब हमें याद रखने, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन थे, कासिम। नवाब ऑफ अवध कौन थे, शुजाउद्दौला। एंड मुगल एम्परर उस टाइम थे शाह आलम टू। ठीक है, एट बक्सर लेट द रियल फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश पावर। इससे रियल फाउंडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुगल एम्परर भी शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई
ये साइन हुई थी बिटवीन द एम्परर शाह आलम, शुजाउद्दौला एंड द ब्रिटिश, क्योंकि कासिम को तो वैसे ही निकाल दिया था उन्होंने बंगाल से, उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो क्या थे टर्म्स एंड कंडीशंस ट्रीटी की? इससे इट ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिश। इसलिए कहते हैं रियल फाउंडेशन। दीवानी राइट्स, दीवानी हमें पता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ये दिए गए थे इंग्लिश को। ठीक है, किन किन जगहों के? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और हमें ऑलरेडी पता है बंगाल खुद ही अपने आप में इतना बड़ा था उस टाइम पे। ठीक है, और कौन सी ट्रीटीज़ हुई? ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध और ट्रीटी विद शाह आलम टू मुगल एम्परर। ठीक, अब हम थोड़ा इसमें हम डीप में जाते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। दीवानी राइट्स जब हमें मिल गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप किया बंगाल के लिए, जिसे हम कहते हैं फेमसली कॉल्ड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इसमें क्या था, एक नवाब होते थे और एक डिप्यूटी नवाब। नवाब ओनली ऑन पेपर और डिप्यूटी नवाब ये नया एलिमेंट उन्होंने निकाला था, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द नवाब। ठीक है, तो नवाब हमने देखा जैसे फिर से मीर जाफ़र को लगा दिया, तो वो पेपर स्टैम्प पेपर के लिए ही था। जो असली पावर जो वेस्ट होती थी वो थी डिप्यूटी नवाब के साथ, और उसे नवाब जो है रिमूव नहीं कर सकता था। ये सिस्टम स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जो हमारे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। और इसे अबॉलिश कब किया गया? 1772। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना डुअल गवर्नमेंट 1765 टू 1772, तो अबॉलिश 72 में हुआ। तब हमारे कौन थे गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें हमें फर्स्ट गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट जब आई है ना उनके टाइम पे। एक चीज़ मैं मिस आउट कर गई थी, वो मैं बोल देती हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ द रूल ऑफ द टू, कंपनी का भी और नवाब का भी इन बंगाल। जिसमें क्या हुआ, बोथ द दीवानी एंड निज़ामत फंक्शंस। अब मैंने बताया दीवानी क्या है, कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, और निज़ामत क्या है, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस। ये दोनों फंक्शंस कंपनी के कंट्रोल में आ गए, दीवानी भी और निज़ामत भी। द कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट्स एज द दीवान एंड द निज़ामत राइट्स थ्रू इट्स राइट टू नॉमिनेट द डेप्यूटी सूबेदार या डेप्यूटी नवाब। ठीक है, और तो हम समझ में आ गया कि कैसे पुलिस जुडिशियल फंक्शंस और डेप्यूटी सूबेदार से वो करवाती थी। अब मैसूर की बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में, कैसे वो अपने टाइम से अहेड थे, अहेड ऑफ द टाइम थे, कितने फॉरवर्ड लुकिंग थे, और कितना अपने आर्मी में उन्होंने नई नई डेवलपमेंट्स की थी, और थोड़ा सा उनके फ्रेंच से कनेक्शंस ज़्यादा अच्छे थे, जो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मतलब उन्हें उनसे खतरा होने लग पड़ा था। तो ये स्पेक्ट्रम की बुक से आपने देख लेना टीपू सुल्तान के क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनने क्या क्या किया। ठीक है, मैं इसमें भी आपको सिर्फ यही बताऊंगी वॉर्स के बारे में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी बिटवीन इंग्लिश एंड मैसूर किंगडम। पहली थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, दूसरी थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। यहाँ पे ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी हैदर अली के द्वारा। तो मैंगलोर में हैदर अली की डेथ हो जाती है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जब साइन होती है तो टीपू सुल्तान वहाँ से टेक ओवर करता है। तो बाकी जो वॉर्स है वो टीपू सुल्तान ने लड़ी। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, और जो आखिरी जो लड़ाई थी जिससे टेक ओवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, वो भी उन्होंने ही लड़ी थी। तो हमें ये याद रखना है, थर्ड वॉर जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और जो आखिरी लड़ाई थी वो हमें ये ध्यान रखना है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में क्या हुआ था। तब लॉर्ड वेलेस्ली आ चुके थे सीन में, और हमने देखा कैसे वो सब्सिडरी अलायंस की कितने बड़े वो थे, प्रमोटर थे, है ना। तो उन्होंने भी प्रपोज़ किया कि मुझे लगता है तुम हमारे खिलाफ जाओगे, या मुझे तुम्हारे से खतरा है क्योंकि तुम्हारे फ्रेंच से कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, तो साइन करो ये सब्सिडरी अलायंस हमें कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। बट टीपू सुल्तान रिजेक्टेड। तब उन्होंने हमला कर दिया उन पे, तो वो स्टैंड नहीं कर पाए उनकी आर्मी को। तो फिर मैसूर इस तरह से ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है थर्ड और फोर्थ में कौन कौन से गवर्नर्स थे उस टाइम पे।
अब हम एंग्लो मराठा स्ट्रगल देख लेते हैं। उस पे जाने से पहले हमें देखना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि मराठास को बहुत बुरी तरह से हरा दिया जाता है। कहते हैं कि इनकी पावर अब ख़त्म हो गई, बट कैसे वो अपने आप को रीग्रुप करके अब ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं। तो हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखना है। उसका डेट, उसका ईयर 1761 में हुई थी, इन विच दे वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कौन किसके बीच में लड़ाई हुई थी? मराठास में रघुनाथ राव वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, और मराठास हार गए थे। अब इसमें कुछ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये ट्रीटीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, फिर सेकंड में ट्रीटी ऑफ बसैन हुई थी, और थर्ड में फिर उनको कैसे टेक ओवर कर लिया था। सिंध के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारी एंग्लो अफ़गान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर जो हुई थी, वो ऑन द सॉइल ऑफ सिंध फॉट की गई थी। ठीक है, और फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर में कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल ऑकलैंड। ठीक है, और सिंध को एनेक्स किसने किया था? वॉज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर, वो थे एलन बोरो। ठीक है, हमें बस इसके लिए इतना ही याद रखना है। और पंजाब के लिए हमें इतना ही याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने कम्प्लीटली पंजाब को एनेक्स किया था आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये होती थी टू डिफेंड द नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफ गार्डिंग आवर ओन टेरिटरीज। हम अपने नेबर को सेफ गार्ड कर रहे हैं ताकि इन टर्न हम भी सेफ गार्ड हो जाए। ये उस टाइम आया था जब ब्रिटिशर्स को पावरफुल कॉम्बिनेशन फेस करना पड़ा था ऑफ द मराठास, मैसूर, हैदराबाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? तो सेफ गार्ड अगेंस्ट दीज डेंजर्स द कंपनी अंडरटुक टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ अवध। अवध के उन्होंने डिफेंस अच्छा सेफ गार्ड किया ऑन द कंडीशन कि नवाब पैसे देगा ऑफ द डिफेंडिंग आर्मी। ठीक है, तो उन्हें अश्योर किया जाता था कि आपको मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगी, बट अपने पैसे दे के। और इसी का ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन जो था, वर्जन 2.0, वो सब्सिडरी अलायंस बना, विच वाज यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, जो हमारे गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1798 टू 1805। अब इस प्रोसेस की 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती थी। पहले, द कंपनी ऑफर टू हेल्प अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद इट्स ट्रूप्स टू फाइट एनी वॉर द स्टेट माइट बी इंगेज्ड इन। पहले वो आपको हेल्प ऑफर करती है। सेकेंड स्टेज में आपको बोलते हैं कॉमन कॉज है मेरा और तेरा उसके साथ, और इकट्ठे मिलके लड़ते हैं। ठीक है, second stage consisted of making a common cause with the Indian state now made friendly and taking the field with its own soldiers and those of the state. थर्ड स्टेज में वो क्या कहते हैं? वो इंडियन वालों से पैसे मांगते हैं, उनके सोल्जर्स नहीं। वो कहते हैं कि सोल्जर्स, आर्मी सारी मेरी होएगी, तुम्हें सिर्फ पैसे देने। ठीक है, और लास्ट स्टेज में वो क्या करते थे? जो मनी होती थी और जो वो प्रोटेक्शन फ़ी होती थी, वो इस तरह फिक्स की जाती थी कि अगर स्टेट वो पे नहीं कर पाई इन टाइम, इट वाज आस्क्ड टू सीड सर्टन पार्ट्स ऑफ इट्स टेरिटरी टू द कंपनी। ठीक है, कि अगर वो नहीं पे कर पाई तो कंपनी को वो अपना वो पार्ट टेरिटरी का उसे देना पड़ता था। तो ये सारी स्टेट्स, ये सब्सिडाइज स्टेट्स हुई। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले ऑफ बेरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर। ठीक है, अब इन सब से हाउ डिड द कंपनी बेनिफिट? East India Company was basically relieved from the possible threat of the French, as Indian states which accepted the subsidiary alliance would not at least employ a European or an enemy of the company. जो वो permanent resident रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इन एवरी इंडियन स्टेट, जो इसमें वो हो रही है, तो वो सारी खबर रखता है। तो उसके होते हुए और एक कंडीशन भी थी कि आप किसी और के फॉरेन नेशन के साथ आप कोई रिलेशन नहीं रख सकते हो। तो इससे जो उनका डर था ना कि फ्रेंच का कि आ सकता है, नेपोलियन आ सकता है, वो सब ख़त्म हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि एक्सपैंड हो रही थी कंपनी की मिलिट्री एम्पायर। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देख लेते हैं। ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
और ट्रेडिशन क्या था अडॉप्शन का एंशियंट टाइम में कि इनहेरिटेंस रहती है ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही 1825 में बोला था, एवरी रूलर अंडर हिंदू लॉज इज़ फ्री टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर रियल और अडॉप्टेड सन। तब अलाउड था कि जो आप चाहे रियल सन लो चाहे अडॉप्टेड सन लो, उससे आप अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर सकते हो। तो सक्सेसर वही होता है जो उसके पास सब कुछ, जो आप दे के जाते हो सारा आपका प्रॉपर्टी उसके पास आती है ना, इनहेरिट करता है वो आपसे। अब 1831 में क्या हो गया था सिचुएशन, गवर्नमेंट may accept or reject according to the situation the application of Indian rulers to nominate his adopted son as heir। तो मतलब धीरे धीरे करके वो कंट्रोल कर रहे थे इस पार्ट को कि अडॉप्शन में जो है सारी वो इनहेरिटेंस प्रॉपरली होती है या नहीं। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने सब कुछ कम्प्लीटली मतलब ऑथोराइज कर दिया। जब वो गवर्नर जनरल बने उन्होंने बोला कि उन्होंने स्टार्ट करी अपनी ये पॉलिसी ऑफ annexing the states which were dependent on the British in the absence of real heir, the state would be merged into British India। और कोइंसिडेंटली उनके टाइम पे काफ़ी ऐसे किंगडम्स थे जहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किए थे सन, उनके रियल हेयर नहीं थे। तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम था कि जितनी जल्दी एनेक्स कर लें तो उतना ही बेटर है इनके लिए। तो उन्होंने फिर ये फर्मली इस्टेब्लिश कर दिया था। एंड दीज वर द स्टेट्स सतारा, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध। और एक जैतपुर भी थी, इसमें लिखी नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।